नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी यह भी का दूसरा भाग। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक कहानी यह भी का दूसरा भाग। लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत है न मंजिल, बस निरंतर चलते चले जाना ही जिसकी अनिवार्यता है। शायद नियति भी। हर रचना एक पड़ाव जिसमें यहाँ तक पहुँचने के सुख संतोष से ज़्यादा आगे जाने का उत्साह भरा रहता है। पर कभी कभी यह क्रम उलट भी जाता है। अपने रचे का सुख संतोष और उससे मिलने वाला यश लेखक को एक ऐसी गहरी तृप्ति का बोध करा देता है जिससे आगे जाने का यह उत्साह लौट लौट कर मुग्ध भाव से अपने रचे के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाने लगता है। पिछले 10 वर्षों में अपने मन की 10 पंक्तियां भी न लिख पाने के पीछे कहीं यही कारण तो नहीं? नहीं। बहुत ईमानदारी से मन का कोना कोना टटोल कर देख लिया। आत्ममुग्ध तो क्या, मैं तो अपने लिखे को लेकर कभी आत्मतुष्ट भी नहीं हो पाई। भरपूर आत्मतोष देने वाला कुछ लिखा ही नहीं, न अस्तर की दृष्टि से न परिणाम की दृष्टि से। तब क्या मेरे सरोकार और प्राथमिकताएं बदल गईं? लेकिन प्राथमिकता के क्रम में लिखना मेरा पहला और प्रमुख सरोकार तो कभी रह ही नहीं पाया। बेटी और घर जिसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, के साथ नौकरी जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अनिवार्य थी, के बीच में से ही लिखने के लिए समय और सुविधा जुटानी पड़ती थी। और मैंने जो कुछ भी लिखा इन सब के बीच ही लिखा। इनकी कीमत पर कभी नहीं लिखा, लेकिन पहले हर स्तर पर संकट थे, कष्ट थे, समस्याएं थीं, नसों को चटका देने वाले आघात थे। पर उनके साथ लगातार लिखना भी था। जो भी जैसा भी, आज ये सारी समस्याएं संकट समाप्त प्राय हैं, पर लिखना तो बिल्कुल ही समाप्त है। तो क्या संपूर्ण और समस्याग्रस्त जीवन ही लेखनी की अनिवार्य शर्त है? कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ में लिखने के प्रति पहले जैसी निष्ठा या लगाव नहीं रहा। हो सकता है यही कारण हो, और है तो मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच भी नहीं। अच्छा है कि मेरे पास कोई ऐसा तर्क कौशल या लेखकीय हुनर नहीं है जिससे मैं लेखन में आए इस ठहराव को भटकाव न मानकर कुछ सामान्य से कारण ढूंढ लेती और उस मानसिक यंत्रणा और जानलेवा दंश से भी मुक्ति पा लेती जो इस स्थिति की अनिवार्य परिणति होनी चाहिए। मेरे पास आज अगर कुछ है तो हर दिन के साथ बढ़ती छटपटाहट और लगातार रिश्ते टूटते आत्मविश्वास की कचोट। आज मैं कितनी शिद्दत के साथ महसूस कर रही हूँ कि कलम और शब्द के साथ रिश्ता टूटते चले जाने की प्रक्रिया में कैसे जिंदगी के साथ भी मेरा रिश्ता टूटता चला गया। कैसे मैं सबसे कटी छटी अपने में ही सिमटती सिकुड़ती चली गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद लिखने की एक अव्यक्त सी लालसा मन को बार बार कचोटती रही है। और एक दिन इसी कचोट की मार से मैं घर की सामान्य सी सुविधाओं में लिथड़ी, पर मन को निरंतर कंगला और शरीर को रुग्ण बनाती अपनी एक निहायत ही यांत्रिक ढर्रे में ढली बेजान से जिंदगी को छोड़कर उज्जैन चली आई अकेली। एक प्रयोग यह भी सही, लिखने का आधार बनाने के लिए जिंदगी के टूटे बिखरे और खोए सूत्रों को समेटने की प्रक्रिया में जाने क्यों अपने माली की एक बात याद आई। बिना स्थान, साधन सुविधा और जानकारी के महज शौक के चलते मैंने अपने घर में थोड़े से गमले लगा रखे थे और मुझे उनसे बहुत लगाव था। एक दिन देखा कि बिना मौसम और प्रत्यक्ष कारण के एक गमले की ढेर सारी पत्तियां झड़ गईं और 2-3 दिन में ही वह पौधा चंद पत्तियों के साथ टहनियों का एक झुंड भर रह गया, मात्र ठूंठ, कुछ मेरी ही तरह। माली ने देखा तो बड़ी बेरहमी से
बची खुची पत्तियों को भी नोच फेंका। मेरे मुंह से निकले अरे अरे को सुनकर बड़ी सहजता से उसने अपनी भाषा में कहा, इन पत्तियों को तो अब झड़ना ही होगा। इनसे मोह रखकर अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अब जान नहीं देने वाली इस पौधे को। अब तो जड़ को देखना होगा। और उसने गमले की मिट्टी उलट दी। गमले की निचली गहराई से निकला जड़ों का गुच्छा, मिट्टी में लिथड़े एक दूसरे से उलझे अनेक रेशे, जो रेशे सड़े गले थे और जिन्होंने पौधे की जीवनी शक्ति को कुंद कर दिया था, उन्हें बड़ी निर्ममता से उसने तोड़ फेंका। जो स्वस्थ थे उन्हें साफ करके सहेजा संवारा। इन्हीं से अब पौधा रस ग्रहण करेगा, फलेगा फूलेगा। वह पूरी तरह आश्वस्त था। तो क्या अपने को पुनर्जीवित करने के लिए मैं भी अपनी जड़ों की ओर लौटूं? सारे सड़े गले रेशों को उखाड़कर उन रेशों को देखूं, परखूं, सहेजूं, संवारूं, जिनकी जीवनी शक्ति ही मुझे यहाँ तक लाई। उन्हीं का एक ऐसा अनवरत सिलसिला तलाश करूं जो बेजान हो आए इस पौधे में भी शायद जान फूंक सके। आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर देखना सहायक ही नहीं, कभी कभी अनिवार्य भी नहीं हो जाता। यादों की, घटनाओं की, स्थितियों की न जाने कितनी छोटी छोटी पोटलियां खुशी मिलेंगी जो जरा सा स्पर्श पाते ही अपनी पूरी जीवंतता के साथ आ खड़ी होंगी। न जाने कितने पात्र अपने व्यक्तित्व के पूरे निखार के लिए अनुकूल घटनाओं की, तो न जाने कितनी घटनाएं अपने सारे अर्थ उजागर करने के लिए अनुकूल पात्रों की मांग करती, आपको उकसाती, प्रेरित करती, या फिर आज की स्थितियों में नए संदर्भों की मांग करती, आपके सामने आ खड़ा होंगी एक चुनौती बनकर। एक बार पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इन सब से जुड़कर देखा, कौन जाने इन ठूठी जैसी टहनियों में भी कुछ अंकुरित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिता का साम्राज्य था। वहां निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच वे या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थीं। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा का वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया भी है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधित और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। यह अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर उतना अर्थ नहीं जो उन्हें संपन्नता की पहले जैसी स्थिति में पहुंचा सकता। वैसे 5 बच्चों के साथ परिवार का पालन पोषण और 4 की तो शादियां भी की। जो भी जैसे जैसी भी, फिर मेहनत नवाजी का तो पुराना रास्ता ही बदस्तूर चालू था। लेकिन दोनों हाथों से खुले हाथ खर्च करने वाले व्यक्ति के लिए हाथ खींचकर चलने की यातना और शायद निरंतर गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक
विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे, जिन्होंने आंख मूंदकर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आ जाते। यूँ हम लोग जैन हैं, पर पिताजी आर्य समाजी के बीच दीक्षित हुए थे, इसलिए हम लोगों ने कभी जैनियों जैसे व्रत उपवास नहीं किए, यहाँ तक कि संवत्सरी के दिन भी नहीं। कभी हम लोग मंदिर या मुनि आचार्यों के व्याख्यान सुनने उपाश्रय नहीं गए। साल में एक दो बार संग साथ मिलने पर माँ जरूर चली जाती थीं, और तो और एक बार पैदल यात्रा करते हुए रात काटने के लिए 5-7 साध्वियों का पड़ाव हमारे यहाँ पड़ा। माँ बेहद उल्लसित, कोई 60-70 भक्तों से सारा आंगन भर गया। बस पिताजी ऊपर से नहीं उतरे और मैं अपने कमरे से नहीं निकली। बार बार आग्रह के पर भी मैं पिताजी को बुलाने के लिए ऊपर गई, पर उनका दो टुक जवाब, अरे उन बेपढ़ी लिखी साध्वियों के पास जाकर क्या करूँगा मैं। वे नहीं आए तो तबीयत की आड़ लेकर मुझे ही उनके नकार के नुकीले कोनों को मुलायम बनाना पड़ा। जैन दर्शन पर उनकी अच्छी पकड़ थी और उसका भरपूर बोध भी था उन्हें। मैं जरूर जाकर बैठी, पर अपनी नज़र में उनके आडंबरों पर इतनी बहस की कि वहां एकत्रित लोग भौचक होकर देखते ही रह गए। मारवाड़ी परिवार, लड़की की जात, नीची नज़र और बंद जबान का ठप्पा जिस पर जन्म के साथ ही चस्पा कर दिया जाता था, और ये तेवर, ये हौसले, मर्दों के बीच बैठकर साध्वियों से बहस। उन्हें क्या पता कि बहस करने की फितरत तो घुट्ठी में मिली थी हमें। आर्य समाजियों वाले हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण भी कभी नहीं हुए हमारे यहाँ। पिताजी ने उनका समाज सुधार वाला पक्ष ही अपनाया था। आज से करीब 68 साल पहले बिना घूंघट पर्दे के ही गई बहन की शादी काफी क्रांतिकारी कदम था। लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाना, बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियों का विरोध, आडंबरों और ढकोसलों की छुट्टी, बचपन से यही सब देखा हमने। याद नहीं घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान देखा हो कभी। जैनी होने के बावजूद पड़ोसियों की देखा देखी हम लोग जन्माष्टमी की झांकी जरूर सजाते थे, पर उसमें धर्म से ज्यादा सजाने का शौक प्रमुख रहता था। त्योहारों में केवल दिवाली मनाते थे। हाँ, उस दिन जरूर पूजा की थाली सजाई जाती थी, और पिताजी माँ के बताए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों पर रोली, चावल, मिठाई, पानी, फूल आदि डालकर हाथ जोड़ते और 5 मिनट में पूजा से निवृत्त हो लेते। उनका असली त्योहार तो उस दिन होता जिस दिन उनके कोष का कोई नया भाग छपकर आता, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आता। उस दिन वे उतने ही कोमल, वत्सल और दरिया दिल हो जाते थे। पिता, वात्सल्य से भरे पिता, एक ही आदमी के कितने कितने रूप होते हैं, यह मैंने तभी जाना था।